आखिर क्यों मिडिल ईस्ट एक शापित लैंड है, क्यों एक कर्स्ड इलाका है, क्यों यहां हमेशा इतनी जंग होती है? क्या इतिहास है, क्या वजह है? क्या इजराइल की वजह से, ईरान की वजह से, या इसके पीछे है कुछ और? इस वीडियो में जानते हैं क्या कारण है मिडिल ईस्ट की वॉर्स का, क्या इसकी जड़ में है। आइए समझते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को। सबसे पहले मिडिल ईस्ट जिसे हम कहते हैं वो ज्योग्राफिकली एक गलत टर्म है। ये असल में वेस्ट एशिया है, लेकिन क्योंकि ये यूरोप के ईस्ट में था तो इसे उन्होंने मिडिल ईस्ट कहना स्टार्ट किया और हम सब इसे मिडिल ईस्ट कहने लगे। लेकिन असल में ये वेस्ट एशिया का पार्ट है। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो ये इजिप्ट से लेके ईरान तक के रीजन को नॉर्मली डिनोट करता है। पर समस्या ये है कि क्यों इतने कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ, और क्या हमेशा से मिडिल ईस्ट ऐसा ही था? तो नहीं। पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रीजन मोनोलिथ नहीं है, यानी यहाँ पर कोई एक कल्चर या एक ही ग्रुप के लोग नहीं रहा करते थे। हिस्टोरिकली यहाँ पर मुस्लिम्स, ज्यूज, क्रिश्चियंस और विद इन मुस्लिम्स कुर्द्स, शिया, सुन्नी अलग अलग ग्रुप्स रहा करते थे, अलग अलग इथनिसिटी के लोग यहाँ रहा करते थे। और इस्लाम के आने के बाद जब इस्लाम यहाँ पे फैला तो एक बड़ी मेजर अंपायर जो पहले अपने आप को इस रीजन में स्टैब्लिश करती है वो थी ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर आने के बाद यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज रहा करती थी उस समय में भी, लेकिन ओटोमन अंपायर जब यहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करती है तो ये रास्ता बंद कर देती है यूरोप का, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज अब इस रीजन से आकर लैंड रूट पकड़ के इंडिया के साथ या बाकी देशों के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी। और इवन अरब सी के आसपास भी अरेबियन ट्रेडर्स काफी स्ट्रांग हो गए थे, तो इन्हें चाहिए था एक नया रास्ता ताकि वो ओटोमन अंपायर के अलावा कहीं और से जा सके। तो वास्को ड गामा ढूंढ के लाए थे यहाँ पर एक नया रूट, जो इंडिया के लिए एक नया रूट था। वो उन्होंने एक नया रूट डिस्कवर किया था, ना कि इंडिया को डिस्कवर किया था। तो ओटोमन अंपायर इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि जिन्होंने रोमन अंपायर को रिप्लेस किया था एज अ सीट ऑफ पावर। जब रोमन अंपायर कमजोर होने लग गई 1914 के आसपास, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना अब अपने पावर को यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए। उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप बढ़ानी यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी अरब के अलग अलग रीजन्स में, लेकिन उनकी कोशिश थी कि ओटोमन अंपायर को तोड़ दिया जाए। और उसके लिए उन्हें जरूरत थी 3 पार्टनर्स की। ज्यूइश पार्टनर्स ताकि उनके वॉर को फाइनेंस किया जा सके, अरब्स ताकि वो उनकी तरफ से लड़ सके, और यूरोपियंस जैसे फ्रांस और इटली ताकि वो वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में एक स्ट्रांग लड़ाई टर्की के साथ, ओटोमन अंपायर के साथ लड़ सके। और यही हुआ। लेकिन ये 3 वादे जो उन्होंने किए थे, इन तीनों में से कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ना ही उन्होंने जो वादा फ्रांस और इटली को किया था साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के अंतर्गत वो पूरा हुआ, ना ही जो उन्होंने अरब्स को किया था वो पूरा किया। बल्कि ज्यूइश को जो उन्होंने वादा किया था ज्यूज को कि वो उनके लिए एक ज्यूइश लैंड बनाएंगे, वो वादा हालांकि पूरा किया। साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि कुछ हिस्सा रशिया के कंट्रोल में रहेगा ओटोमन अंपायर का, कुछ फ्रेंच कंट्रोल में रहेगा और कुछ ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा, खासतौर पर इराक के आसपास, ताकि इनकी इंडियन अंपायर सेफगार्ड हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बदले में इन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन किया, हम एक ज्यूइश इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, जो इन्होंने पूरा भी किया कुछ हद तक, लेकिन वो भी उस तरीके से नहीं जैसा वो करना चाहते थे। और इसलिए जब तक ब्रिटिशर्स ने यहां से अपना एग्जिट किया तब तक इजराइल का स्टेट बन चुका था, और एक स्ट्रांग इजराइल स्टेट लगातार अरेबिक लीडर्स के लिए एक आंखों में चुभने वाला तीर बन चुका था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब ये रीजन बन रहा था तो यहां और भी दिक्कतें आई। ओटोमन अंपायर के समय आप देखेंगे तो एलेप्पो, बगदाद, होम्स, डेमास्कस, बसरा, ये सब एक ही पार्ट हुआ करते थे एक ही अंपायर का। तो जो आज आप मॉडर्न इराक देख रहे हैं या आप मॉडर्न सीरिया देख रहे हैं, इस तरह नहीं हुआ करते थे। तो जब इराक बना था तो उसके अंदर कुवैत था, और कुवैत को आज़ादी बाद में मिली। इसलिए हमेशा इराक को लगता था कि कुवैत में जो ऑयल रिजर्व है वो असल में इराक के हैं, जिसको जबरदस्ती बना के बाद में अलग किया गया। कुछ ऐसा ही सीरिया के बारे में कहा जाता है कि सीरिया भी के रीजन्स भी कुछ ऐसे हैं जो उसमें आर्टिफिशियली जोड़े गए हैं, जो नेचुरली उसके पार्ट नहीं थे। कुछ ऐसा ही कहा जाता है लेबनान के बारे में, जिसको बाद में क्रिएट किया गया, जो स्टेट कभी था ही नहीं। तो इन सभी इलाकों में, चाहे लेबनान की बात करें, टर्की की बात करें या सीरिया की बात करें, ऐसे स्टेट हैं जो बनाए गए, लेकिन इनकी जो ज्योग्राफी आज हम देखते हैं वो आर्टिफिशियल है। वो पार्टीशन, वो जो स्ट्रक्चर किया गया वो आर्टिफिशियल, इसमें अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ा गया। और क्योंकि इस तरह के स्टेट बनाए गए, चाहे इराक की बात करें, चाहे कुवैत की बात करें, चाहे यमन की बात करें, जिनकी वजह से जिन हिस्सों का ये पहले पार्ट थे उन कंट्रीज को आज तक इनके ऊपर अपना हक दिखता है। चाहे सऊदी अरब में यमन की बात कर लें, चाहे इराक कुवैत की बात कर लें, चाहे हम सीरिया लेबनान की बात कर लें, चाहे लेबनान इजराइल या फिर टर्की लेबनान की बात कर लें जहां कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमेशा से, या टर्की सीरिया की बात कर लें जहां आज भी कॉन्फ्लिक्ट है इलाकों को लेकर। जो अलेक्जेंड्रिया का पीरियड था, का रीजन था कि टर्की उसको हमेशा अपना मानता था, टर्की को मिल गया वो, लेकिन आज भी सीरिया उसके ऊपर क्लेम करता है। तो इतिहास है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की कहानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये रीजन्स ऐसे बन गए, जो इनकी बाउंड्रीज थी वो अलग अलग थी नेचुरल बाउंड्रीज के अलावा, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट वहां से स्टार्ट होता है। और जैसे ही 1948 में इजराइल इंडिपेंडेंट होता है तो बाकी सारे स्टेट्स
अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर। इस अटैक में इसराइल इन सब को हरा देता है और इन सब के हारने की वजह से इसराइल अपने आप को स्ट्रांगली यहां पर पुश करना स्टार्ट करता है। और इसराइल की जीत ये दिखाती है कि कैसे यूरोप और अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब इसराइल आज़ाद होता है और एक स्ट्रांगली अपने आप को यहां पर स्टैब्लिश करता है, तब यहां पर एक और दिक्कत आती है, वो है ग्रेट पावर्स की जंग। ग्रेट पावर्स उस समय 2 हुआ करती थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। यूएसएसआर अपना कम्युनिज्म लेकर अफगानिस्तान तक पहुंच जाती है और अब ईरान से लेकर बाकी देशों को डर होता है कि कहीं कम्युनिज्म इधर भी ना फैल जाए, जिससे उनकी मोनार्की या उनकी राजशाही को खतरा हो और वहां रेवोल्यूशन ना होने लग जाए। इसलिए ईरान, टर्की और इसराइल आपस में एक ट्राइडेंट बनाते हैं, जहां ये आपस में खुफिया जानकारी शेयर करना शुरू करते हैं और ईरान और टर्की बनते हैं इसराइल के क्लोज फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले एक और जंग की शुरुआत होती है, जो होती है इजिप्ट में। इजिप्ट में अब्दुल्ला नासिर एक स्ट्रॉन्ग रूलर की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, एक मॉडर्न एम्पायर बनाना शुरू करते हैं। टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और इजिप्ट में नासिर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स की तरह परसुएट करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम जो वो करते हैं वो है स्वेज कनाल का नेशनलाइजेशन। स्वेज कनाल का कंट्रोल कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं कि इसराइल से कुछ भी यहाँ आएगा नहीं, कुछ भी जाएगा नहीं। और एक जंग होती है जिसके बाद हालांकि इसराइल ने पूरा का पूरा जो सिनाई पेनिनसुला है इसके ऊपर कब्जा जमा लिया था, बाद में इजिप्ट को वापस कर दिया। पर यह जंग इसलिए होती है क्योंकि अब्दुल नासिर कहते हैं कि वो स्वेज कनाल का इस्तेमाल नहीं करने देंगे इसराइल को। वो पहली जंग होती है जहां अब्दुल नासिर को एक बहुत बड़े लीडर की तरह अरब वर्ल्ड में देखना स्टार्ट किया जाता है। और वो ऐसा भी कहते हैं कि क्यों ना जितनी अरबिक कंट्रीज हैं वो सब साथ आ जाएं, जिससे हम इसराइल को हरा सकें, यूरोपियन पावर्स को हरा सकें। इनकी बात कुछ लोगों में बहुत पॉपुलर होती है, लेकिन इनका ये करिश्मा और ये पॉपुलैरिटी कि भाई इजिप्ट लीड करेगा अगला रेवोल्यूशन और अरबिक कंट्रीज सारी एक हो जाएंगी, वेस्ट के खिलाफ हम लड़ेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, ये बातें लोगों को अच्छी लग रही थी। और एक जंग में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो सबको ऐसा लगा शायद इनके पास शक्ति भी है। लेकिन जो आसपास के रूलर्स थे उनको दिख रहा था कि भाई ये तो गलत काम कर रहा है, भाई ये तो हमारे खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। और इसी चक्कर में इनको सपोर्ट मिलना कम हुआ और इनकी इन्हीं बातों में आके यमन में एक विद्रोह स्टार्ट हो गया था सऊदी अरब के खिलाफ। और स्वेज कनाल जिन्होंने बंद किया, उसके बाद से एक युद्ध यमन में शुरू हुआ जहां यमन के जो विरोधी थे रिवोल्यूशन वाले, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया नासिर ने और बाकी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलने लग गया सऊदी अरब का। तो वहां जो सिविल वॉर 1940s-50s में स्टार्ट हुई वो आज तक फैली हुई है। आज भी सऊदी अरब में 2 ग्रुप, सऊदी अरब के लेड ग्रुप यमन में और उनके विरोध में हौतीज लड़ रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट तब से लेकर आज तक चलता ही आ रहा है। लेकिन उसके बाद इजिप्ट इसराइल से युद्ध हारता है, यमन में हार होती है और आकस्मिक मौत होती है अब्दुल नासिर की। और उसके बाद शुरू होती है अगली जंग जो जाती है ईरान में, जहां पर एक 1979 का पीरियड आता है। इसराइल और टर्की के करीब रहने वाला ईरान बदलता है और ईरान में आती है एक रेवोल्यूशन जो लीड करते हैं अयतुल्ला ख़ुमानी। अयतुल्ला ख़ुमानी असल में एक क्लरिक होते हैं जो कि शिया क्लरिक होते हैं और ये लीड करते हैं रेवोल्यूशन अगेंस्ट रज़ा पहलवी, अहमद शाह रज़ा पहलवी। ये यहाँ के ईरान के रूलर थे, काफ़ी साल तक रूल करते हैं और इन्होंने कोशिश की कि ईरान को वेस्टर्नाइज किया जाए और काफ़ी करीब लाया जाए अमेरिका और इजराइल के। लेकिन इनके कार्यकाल में करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी लोग इनसे दुखी रहते हैं और इसीलिए अयतुल्ला ख़ुमानी रन करते हैं 1979 में एक रेवोल्यूशन जिसमें इनकी सरकार गिर जाती है और पूरे एरियाज में एक कंजर्वेटिव इस्लामिक रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है ईरान के ऊपर। और वहीं से ईरान लीड करना स्टार्ट करता है अपनी लीडरशिप ऑफ शिया मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन ये सुनते ही इनके पड़ोस में ईरान को रूल कर रहे सद्दाम हुसैन को लगता है कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ईरान में जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर अहमद शाह को हटाया गया और उनकी जगह एक शिया क्लरिक अयतुल्ला ख़ुमानी अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, रेवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। इराक को ये लगने लग गया कि ये इसके बाद रेवोल्यूशन आएगा इराक में और ये शायद सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी चला जाएगा। इतना ही नहीं, बाकी जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स थे उनको ये दिखने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें और हमारे एरियाज तक में फैल जाएं, इसलिए इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। खुद इराक में भी मेजॉरिटी जो है वो शिया मुस्लिम्स की है, लेकिन बाथ पार्टी जिसके लीडर सद्दाम हुसैन हुआ करते थे वो एक सुन्नी लीडर थे। हालांकि इनके अंदर इराक काफ़ी प्रॉस्परस हुआ करता था, स्टेबल हुआ करता था, लेकिन ये खुद एक
सुन्नी थे जो शियाज के ऊपर रूल कर रहे थे। तो ईरान में हो रहे रेवोल्यूशन के बाद इन्हें डर लगा कि कहीं ये रेवोल्यूशन हम तक ना पहुंच जाए और इनके खिलाफ रेवोल्यूशन ना शुरू हो जाए, और बाकी अरबिक कंट्रीज को लगा कि वो और ना फैल जाए। तो इनको सपोर्ट मिला अमेरिका का और बाकी अरब वर्ल्ड के लीडर्स का, और इन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर। ये वॉर लगभग 8 साल चली और इस वॉर में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इराक जो उम्मीद कर रहा था कि इजीली वो एंटर कर जाएगा ईरान के अंदर, वो यहाँ के माउंटेन्स की वैली को पार करके एंटर नहीं कर पाया। और जो उनकी कोशिश थी कि बसरा के बाद अबदिन का रीजन वो कैप्चर कर लेंगे, वो भी वो कैप्चर नहीं कर पाए। और 8 साल की वॉर के बाद जब वो वापस लौट के आए तब तक वो बहुत कुछ खो चुके थे, बहुत लॉस कर चुके थे, और सद्दाम हुसैन को लगा कि इस वॉर ने उनको कुछ फायदा नहीं दिया। और इन्होंने कई सारे लोन लिए हुए थे जो वो चाहते थे कि वेस्ट और बाकी देश माफ करें, पर कोई माफ करने को तैयार नहीं था। तो इराक को ऐसा लगा, या सद्दाम हुसैन को ऐसा लगा कि भाई जो हमारा एक इलाका था जहां इतना सारा ऑयल मिल रहा है, क्यों ना उसके ऊपर कैप्चर करके अपनी जो कमी है पैसे की, जो कमोबेशी हुई है, उसको पूरा कर लेंगे। तो उन्होंने उसके बाद अटैक किया कुवैत के ऊपर। जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया तो इनको किसी ने समर्थन नहीं दिया, नहीं अमेरिका ने, नहीं बाकी अरबिक लीडर्स ने। सब कह रहे थे कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था। कुवैत की वॉर में इराक को फिर हार झेलनी पड़ी, लेकिन इन दोनों वॉर्स ने इराक को काफी कमजोर कर दिया था, सद्दाम हुसैन को काफी कमजोर किया, फिर भी वो एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर वहां पर बने रहे। तो ये वॉर इसलिए हुई क्योंकि कुवैत को बाद में इंडिपेंडेंट किया गया था। इनको ऐसा दिख रहा था कि भाई इराक का ही पार्ट कभी कुवैत था, यहां पर बहुत सारे तेल के कुएं हैं, क्यों ना इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। सऊदी अरब और यहाँ जो आपका यमन का कॉन्फ्लिक्ट है वो आज तक इसलिए चला आ रहा है कि एक तो इसकी क्रिएशन इस तरह से हुई कि अलग अलग ग्रुप्स यहां पर हैं, जो नेचुरल बाउंड्री थी उसके हिसाब से डिवीजन नहीं हुआ। सीरिया का ये रीजन जहां टर्की के साथ विवाद है वो इसलिए है क्योंकि टर्की को बाद में अलेक्जेंड्रिया का रीजन सौंपा गया जो पहले सीरिया का पार्ट था। आज भी कुर्द इस रीजन में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कुर्दिश लोगों को इग्नोर किया गया, उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, वो 3-4 देशों में बट के रह गए। ठीक है, इजराइल का स्टेट जो क्रिएट किया गया वो एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट किया गया, बिना किसी एक कम्युनिटी को दिए गए वादे को पूरी तरह से रियलिटी में पूरा किए जाने के बजाय। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट वहां फैलने इसकी वजह से स्टार्ट हुए। 1979 में ईरान रेवोल्यूशन, फिर इराक का हमला ईरान के ऊपर, फिर इराक का हमला कुवैत के ऊपर। और इन सब पीरियड में जब इराक और बाकी के रीजन प्रो अमेरिका हुआ करते थे वो बदल जाते हैं, क्योंकि ईरान स्टार्ट करता है पुश करना अपने शिया मिलिटेंट ग्रुप्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। ईरान अपने रेवोल्यूशन के बाद बगदाद में शिया ग्रुप्स को बैक करता है, सीरिया में असद की गवर्नमेंट को बैक करता है क्योंकि असद खुद एक शिया प्रेसिडेंट है, लेबनान में हिजबुल्लाह को पुश करता है जो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, यमन में हौतीस को बैक करता है जो शिया ग्रुप है। तो इस तरह की चीजों की वजह से ईरान लगातार इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट करता है। और जब आखिरकार अमेरिका इराक में इन्वेड कर सद्दाम हुसैन को हटाता है, तो उसके बाद जब वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करता है इराक में, तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं रहती क्योंकि उल्टा ईरान यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर लेबनान तक फैला लेता है और एक आर्क ऑफ रेसिस्टेंस क्रिएट कर देता है इजराइल और वेस्ट के खिलाफ। तो ये एक शिया ग्रुप का पूरा डोमिनेंस इस रीजन में हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो सीरिया, इराक, लेबनान के रीजन एक समय में एक ही हुआ करते थे जोग्राफिकली, पर वहां डाइवर्सिटी थी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट वहां से भी आपको दिख रहे होंगे आज भी। और सऊदी अरब हमेशा चाहता है कि भाई ऐसा ना हो, इसलिए वो सीरिया में असद के खिलाफ, इराक में गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहता है जो ईरान के ग्रुप है उनके खिलाफ, और लेबनान में हारिदी ग्रुप है जो शिया ग्रुप है, ये उसको सुन्नी ग्रुप है, ये उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप्स की वॉर लगातार वहां से चलती हुई आ रही थी क्योंकि ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज थी। इसकी वजह से ईरान इराक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इराक और कुवैत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और क्योंकि वादे पूरे नहीं किए गए और एक ऐसा स्टेट बनाया गया जिसको लेकर ना अरब खुश थे, ना ज्यूज खुश थे, ना ही उसको लेकर यूरोपियंस खुश थे, तो वो उसकी वजह से आपको इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिलता है। और वही कॉन्फ्लिक्ट आपको यमन और बाकी के रीजन्स में भी फैला हुआ दिखता है। यहां पर एक और डिवीजन है जो है शिया और सुन्नीस का। असल में जब स्टेट बनाए गए तो वहां इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया कि शियाज और सुन्नीस के बीच में जो डिवीजन है तो उनके हिसाब से उनको स्टेट मिले। जब हम बात करें डिवीजन की तो ईरान में 90 से 95% शिया पॉपुलेशन है, इराक में 65 से 70% शिया पॉपुलेशन है, लेकिन एक लंबे समय तक यहां पर बाथ पार्टी का रूल रहा जो कि एक सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी थी और वो इसके ऊपर रूल करती रही। सीरिया में हालांकि केवल 15 से 20% शिया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर असद रूल कर रहे हैं क्योंकि इनको सपोर्ट ईरान और इराक से मिल रहा है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वो कुछ इस तरह का है जो कॉन्फ्लिक्ट को पुश करता है। यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का इतिहास, जो वादे पूरे नहीं किए गए, ओटोमन एम्पायर का टूटना,
टर्की की अब कोशिश करना कि वो और एरियाज कैप्चर करे, ये सब दिखाता है कि कैसे इजिप्ट से लेके पूरे ईरान तक ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और मिडल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट पे लगातार लड़ता रहा, जहां रिसोर्स की लड़ाई भी इस चीज को लेकर आगे बढ़ती रही। आज भी आप देखें तो जब इस्माइल हानिया और फौज शुक्र को मार गिराया था इसराइल ने, और उसके बाद जब रिसेंटली ही नसरुल्लाह की किलिंग्स के बाद कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता दिखा, जो दिखाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट केवल दो देशों या दो रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, असल में एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी का कॉन्फ्लिक्ट है जो सालों तक आपस में लड़ती रही। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।